Hello friends, myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing solution chapter class 12th. तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है, तो इन जनरल अभी हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स यूनिट्स कौन सी होती हैं. ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इनके सिंबल्स के बारे में कि हम वेट को, उसके जो सॉलिड के वेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट की किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एंड द सॉल्यूशंस के लिए कैसे सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो उनसे क्या है, हमें फॉर्मूला इजीली वे में याद रहेंगे और हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. तो प्लीज आप सबसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन टर्म तो कंसंट्रेशन टर्म से बात करने से पहले हम डेफिनेशंस पे बात करते हैं कंसंट्रेशंस की, कि इन जनरल कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो कंसंट्रेशंस की हेडिंग लगा लो. तो कंसंट्रेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसकी इन जनरल हम बात करेंगे तो डेफिनेशन ये होती है कि द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in definite amount of solution या फिर सॉल्वेंट. तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन क्या है कि डेफिनेट अमाउंट सॉल्यूट का कितना डिसॉल्व है डेफिनेट अमाउंट सॉल्यूशंस में या सॉल्वेंट में. इन जनरल यही डेफिनेशन होती है. ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, तो अब जो हेडिंग लगाएंगे वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशंस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है. वो 3 टाइप्स की यूनिट्स के बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट. ठीक है, और जो सेकंड यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है, वेट बाय वेट यूनिट. और जो थर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट. ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म इन तीनों यूनिट्स में से किसी ना किसी यूनिट के अंदर क्या करेगी, लाई करेगी. ठीक है, किसी ना किसी यूनिट से क्या होगी, रिलेटेड होगी. तो वो हम देखेंगे कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म किस यूनिट के अंदर आती है. ठीक है, तो जो हमारी जैसे कि मोलरिटी है. ठीक है, मोलरिटी है. ठीक, उसके बाद क्या है, नॉर्मलिटी है. उसके बाद क्या है, फॉर्मेलिटी है. जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है. ठीक है, परसेंटेज या फिर पीपीएम बोलो, है ना, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, है ना, पार्ट्स पर बिलियन वेट बाय वॉल्यूम. तो ये क्या है, ये सारी जो टर्म्स आती हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म आती हैं, वो किसके यूनिट के अंदर आती हैं, W/V यूनिट के, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट के अंदर आती हैं. ठीक है, तो पहले तो क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि इस यूनिट के अंदर ये कंसंट्रेशन टर्म आती है, इस यूनिट के अंदर ये कंसंट्रेशन टर्म आती है, और इस यूनिट के अंदर ये कंसंट्रेशन टर्म आती है. तो देखो वेट बाय वेट के अंदर कौन सी आती है, नंबर 1 परसेंटेज वेट बाय वेट. ठीक है, सेकंड आती है क्या, मोलैलिटी. ठीक, और जो थर्ड आती है वो क्या आती है, मोल फ्रैक्शन. ठीक, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट के अंदर आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, या फिर पार्ट्स पर बिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इधर भी पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट. ठीक है, या फिर पार्ट्स पर बिलियन वेट बाय वेट. ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये तीनों में आती है, तीनों यूनिट्स में आती है. वेट बाय वॉल्यूम में, वेट बाय वेट में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में. ठीक है,
अब जो वेट बाई वॉल्यूम यूनिट है, जब हम वेट बाई वॉल्यूम यूनिट्स को देखते हैं तो इसमें हम क्या किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। और उधर हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें भी हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। बट इधर किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वेट के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स ये जो वेट अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम होता है वो किस में डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है वो क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। ठीक है, तो और ये भी क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। ये क्या है, ये भी क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। बट ये क्या है, मास डिपेंडेंट। ठीक, मास डिपेंडेंट। तो जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो W अपॉन V में यूनिट में जो लाई करती है कंसंट्रेशन टर्म, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, बट जो B अपॉन V में लाई करती है, यूनिट में लाई करती है जो सारी कंसंट्रेशन टर्म, वो क्या होती है, वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है और वो भी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बट जो मास डिपेंडेंट होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो एनर्जी देती है जब वॉल्यूम को, जैसे कि किसी सॉल्यूशंस को हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी, तो उसके पार्टिकल्स की क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वॉल्यूम भी तो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हमेशा समझ लो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बट मास थोड़ी ना होता है, जैसे अभी हमने मास मेजर करा, एनवायरमेंट का, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हमारा मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो जो मास होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो जिसमें हम मास के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ये सारी यूनिट्स में, तो ये सारी यूनिट्स कैसी होंगी, ये सारी यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। बट जो वेट अपॉन में वॉल्यूम यूनिट और वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम यूनिट है, इनमें जो कंसंट्रेशन टर्म लाई करती है वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखो अभी हम ये पता लगाएंगे, हम इनको सिंबल्स देंगे। देखो होता क्या है, जो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सारे के फॉर्मूलेज हैं। तो कभी तो हम सॉलिड का वेट यूज करते हैं, कभी सॉल्वेंट का वेट यूज करते हैं, कभी सॉल्यूशन का वेट यूज करते हैं, तो कभी हम सॉलिड का वॉल्यूम यूज करते हैं, कभी सॉल्वेंट का वॉल्यूम यूज करते हैं। तो फॉर्मूले हमें पता है कि जो वेट का सिंबल्स होता है, जो वेट को डिनोटेड करते हैं, हम W से डिनोटेड करते हैं। फिर तुम्हें अगर फॉर्मूले में W लिख दी जाए और वहां पर सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सारी कुछ नहीं लिखा है, तो तुम कैसे पता लगाओगे ये सॉलिड का वेट है या सॉल्वेंट का वेट है या फिर सॉल्यूशन का वेट है। तो इन सब में आप लोग कंफ्यूज ना हो, इससे पहले क्या है, आप लोग क्या है, इस सब के क्या सिंबल्स देख लो। ठीक है, जिससे आपको इजीली वे में पता चल जाए कि ये यहाँ पर जो वेट यूज किया गया है इस फॉर्मूले में वो किसके लिए वेट है। इससे क्या है, आपको लॉन्ग टाइम तक वो फॉर्मूला याद रहेगा और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर हमने किसका एक्चुअल में वेट लिया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्या है, पहले इंडेक्स बनवा देती हूँ। ठीक है, जैसे एक तरफ क्या लिखना है आपको, सॉल्वेंट लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको, सॉल्यूट लिखना है, और फिर क्या लिखना है, सॉल्यूशंस लिखना है। ठीक, सॉल्यूट को तो रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक, सॉल्यूट को करेंगे बी से, ठीक, और जो सॉल्यूशन है उसको करेंगे ए प्लस बी से या फिर एस से। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अब देखो मैंने लिखा वेट, ठीक, अब मैंने वेट लिखा, अब मुझको पता है वेट का सिंबल क्या होता है, W होता है। किसी फॉर्मूले में तुमने लिख दिया W। अब तुम कैसे पता लगाओगे, यहाँ सॉल्वेंट का वेट लिया है, सॉल्यूशन का वेट लिया है या फिर सॉल्यूट का वेट लिया है। तो इसके लिए हमें इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, उनको एक अलग सिंबल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना। तो देखो W को अगर सॉल्वेंट के लिए लिया तो उसको क्या बोलेंगे, WA। ठीक, अगर मैंने सॉलिड के लिए लिया तो WB, और अगर मैंने उसके सॉल्यूशंस के लिए लिया तो WA प्लस B, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, उसकी A प्लस B की जगह S लिख दो, S फॉर सॉल्यूशंस। तो इससे तुम्हें जब फॉर्मूले में जब वैल्यू जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करोगे तो वहां तुम्हें क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने किसका वेट लेना है। ठीक है, और आपको इस तरह से ये फॉर्मूले क्या है, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और जो कैलकुलेशन है उसमें भी कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से देखते जाओ और एंड तक इस वीडियो को वॉच करते जाओ, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट से वो क्या हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, ठीक ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक,
तो अब मैंने सॉल्वेंट के मोल्स लिए तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, Na से, ठीक। और जैसे मैंने सॉलिड के वेट लिए, मोल्स लिए तो उसको मैं Nv से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और मैंने सॉल्यूशंस के मोल्स लिए तो उसको Na+V या फिर S। अब समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कभी भी कैलकुलेशंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए अब मैं क्या दे रही हूँ आपको, पहले ही सिंबल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और टीचर करते क्या है कि हमें एक्चुअल में वेट दे देते हैं W/Na या फिर W/n। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे उस जगह भाई, तो उस टाइम तो आपको याद रहेगा, पर कुछ समय बाद तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमने वहां पर किसका वेट लिया है। अगर आपको पहले ही याद हो जाएगा कि सॉल्वेंट के लिए हम A लेते हैं, सॉलिड के लिए हम B लेते हैं, सॉल्यूशंस के लिए A+B लेते हैं, तो उसी तरह से आप फॉर्मूले याद रखोगे तो कभी भी कैलकुलेशंस में क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जब नंबर ऑफ मोल्स है उसका सिंबल्स क्या होता है, N होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के लिए जब N लेते हैं तो उसको क्या है, Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉलिड के लिए जो लेते हैं तब Nv से, और सॉल्यूशंस के लिए लेते हैं तब Na+V से या S से, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है, V होता है, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम किसके लिए लिया, सॉल्वेंट के लिए लिया तो Ba, ठीक है। सॉल्यूट के लिए लिया तो Bv, ठीक है। और उसके लिए लिया तो Va+V या फिर Bs। समझ आ रहा है। अब दो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो हमें जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शंस को किस रिप्रेजेंट करा जाता है, X से करा जाता है इन जनरल, है ना। इसे रिप्रेजेंट या डिनोटेड किया जाता है X से। तो जब मैंने सॉल्वेंट के लिए X से लिया तो वो क्या होगा, देखो इसके लिए मोल फ्रैक्शंस के लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो सॉल्वेंट के मोल्स क्या है, Na, ठीक है। Na अपॉन में क्या है, टोटल मोल्स क्या है, Na+V, ठीक है, Na+Nv, ठीक है। तो टोटल मोल्स, अगर मैं उस सॉलिड के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड कर दूंगी तो उस जो कंपोनेंट की क्या निकल जाएंगे, मोल फ्रैक्शंस निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो है Xv वो क्या आ जाएगा, Nv अपॉन में Na+Nv, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं टोटल निकालूंगी मोल तो वो क्या हो जाएगा, NXA+V। समझ में आया है। इस तरह से क्या है, हम इनको सिंबल्स रिप्रेजेंट कर देंगे। और देखो किसी भी सॉल्यूशंस में, इस सॉल्यूशन चैप्टर में हमेशा हम बाइनरी की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि एक सॉलिड होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, उसे बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। तो अभी जब भी सॉल्यूशंस में तुम टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस निकालोगे ना, वो कितने के बराबर आएगा, यूनिटी के बराबर आएगा, 1 के बराबर। मींस हमेशा XA+XB बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो हम XA बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - XB, या फिर XB बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - XA। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अलग अलग सिंबल्स को मैंने डिनोटेड कर दिया अलग अलग सिंबल से, उन्हें W, जैसे सॉल्वेंट के लिए A से WA, WB, WA+B। यहाँ से आप क्या है, ऐसे वेट किसके लिए ले रहे हैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इससे आगे की जो कंसंट्रेशन टर्म है नंबर बाय नंबर, अब क्या है मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म नंबर बाय नंबर क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड द कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वेल द आइकन, थैंक यू सो मच।